आज की क्लास में ग्रेचुटी के कंसेप्ट को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पेंशन के कंसेप्ट को कवर किया था, ठीक है। पेंशन और ग्रेचुटी ये कभी भी इंडिविजुअल्स को कब मिलती है कि जब वो अपनी एक रिटायरमेंट की पोजीशन पर आ जाता है। नाउ सी द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज आइदर पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट ऑन बीइंग द टर्मिनेशन, यानी कि ऑन हिज termination of his employment. Now see your book, see अपनी बुक में देखिए, see in your book, और to his family members on his death, यानी कि अगर कोई भी अगर उस मेंबर्स की डेथ हो गई है तो उसके परिवार को मिलेगा, ठीक है। यही बेनिफिट्स होते हैं आपके पास अगर आप एक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है, या आप एक आपके सरकारी नौकरी है, या फिर आपकी कोई भी एक अच्छे लेवल की प्राइवेट नौकरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज को ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी आपको यानी कि वही सेम एम्प्लॉयर्स होता है, आपको आपकी सर्विसेज के टाइम पर भी देगा, और जब आपके जो एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तब आपका वो जो एम्प्लॉयर है आपको उस समय में एक ग्रेचुटी की एक अमाउंट आपको पे करता है। वो जो अमाउंट आपको पे की जाएगी जिसका नाम, ठीक है, पेंशन नहीं है, पेंशन इज अ डिफरेंट थिंग। ग्रेचुटी यानी कि जितना आपकी कैपेसिटी थी, ठीक है, उसी के हाफ में एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया है, पे किया है, तो हम उसे ग्रेचुटी बोलते हैं, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसे फैमिली मेंबर्स को रिसीव की जाएगी, ठीक है। सो देयर आर द जनरल रूल्स। कौन कौन से जनरल रूल्स है, एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। तो नाउ द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेचुटी। सो ग्रेचुटी कम्स अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ध्यान रखिएगा इसका सेक्शन क्या है, 10 है। सबसेक्शन कितना है, 10 है, ठीक है। सेक्शन और आपको इसके कौन कौन से सबसेक्शन है, क्लॉज कौन से हैं, एग्जाम में ये लिखना कंपलसरी है। देखो नहीं आता तो गलत मत लिखना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आप में ये ध्यान रखना है कि हम ग्रेचुटी को कवर कैसे करते हैं। नाउ द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेचुटी। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाउ सी द पॉइंट नंबर 1, स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के कौन कौन सा स्टेटस है। नाउ द नंबर 1 पॉइंट, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट मीन्स इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो अमाउंट होती है, पैसा होता है, वो वही कट के आएगा आपको। जितना अमाउंट आपको मिलती है, आपका टैक्स कट के आपको मिलता है, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। सो इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज 1। प्लीज रिमेम्बर, ठीक है, क्लोज का भी इन चीजों का ध्यान दीजिए कि द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में अगर आपका एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सी द पॉइंट नंबर 1, इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। सिमिलरली, ठीक है, जैसे हमने पेंशन के केस में किया था, एज वी हैव डन इन द केस ऑफ द पेंशन, ठीक है, उसमें भी इट इज fully exempt from the tax. Similarly, in this case, if you are a government employee, then it is fully exempt from the tax under the section 10 subsection 10 clause 1. Now the next is second, if you are a non-government employee covered under the payment of gratuity act 1972। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ध्यान दीजिए, हमने जो कल पेंशन के बारे में कवर किया, पेंशन के बारे में अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करते हैं, ठीक है, या फिर आप ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते, आपकी पेंशन की अमाउंट जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन ग्रेचुटी के केस में देयर इज अ certain different rule. That rule is completely based on your the payment of the gratuity act. If your employer, ठीक है, is following the a particular method under the payment of gratuity act, कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए अगर आपके पास
देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो हर एक चीज गवर्नमेंट के हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, यानी कि उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आपका क्या है, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है, आप एक जो आपकी जो जॉब है वो क्या है, आपके पास एम्प्लॉयर क्या है, वो एक इंडिविजुअल है। अगर उसने पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, प्लीज रिमेंबर इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एक सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लोज सेकंड, यानी कि यहाँ पे 10 सबसेक्शन 10, ठीक है, 10 इन क्लोज सेकंड के अंडर हमें इसमें अलग से टैक्स कंप्यूट करना है। जो एग्जेम्पशन है वो हमें डिफरेंट पैटर्न से निकालनी है और ज्यादा इसका कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आइए एक बार हम जो भी हमने सेकेंड पॉइंट को स्टडी किया है उसे कवर करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ये पॉइंट बहुत इजी है, क्या ये मुझे समझाने की जरूरत है आपको, बताइए। क्योंकि अभी मैंने आपको बार बार ही बोला है और हमने ये पेंशन के केस में किया है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपको, यानी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, लोकल अथॉरिटी के हो, या फिर डिफेंस सर्विसेज के आप मेंबर्स हैं, इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी आपका टोटली क्या होते हैं, टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, प्रोवाइडेड द ग्रेचुटी इज पेड अंडर द रिवाइज्ड पेंशन रूल्स। ध्यान रखना, देखो पेंशन के भी और ग्रेचुटीज के भी अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट तो उन रूल्स को फॉलो करती ही है। तो इसीलिए अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, या फिर आप एक लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय है, तो फिर आप में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Also, the payment of the gratuity by the Life Insurance Corporation of the India LIC, आपने नाम सुना है ना, LIC के जो भी एम्प्लॉयज वहां वर्क करते हैं उन एम्प्लॉयज को भी जो ग्रेचुटी रिसीव की जाती है, ठीक है, वो कंप्लीटली क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इज होली एग्जेम्प्ट एज द रूल्स एप्लीकेबल टू द ग्रेचुटी स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन की ग्रेचुटी स्कीम के अंडर जो कोई भी रूल्स लगाए गए हैं उनके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, उस पर टैक्स आपको पे नहीं करना। अब तक के में कोई डाउट है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सभी को दिख रहा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा कि मैम ये हमें स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझना है आपको। इसमें हमारी हल्की सी भी एक डिजिट की भी कैलकुलेशन की गलत हुई, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। सो एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, अगर एक एम्प्लॉयज है ग्रेचुटी एक्ट 1972 के पेमेंट के अंडर कवर्ड किए गए हैं तो हम इन्हें कैसे कंप्यूट करेंगे। सो एनी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय कवर्ड किया जाता है, ठीक है, और ग्रेचुटी कोई भी रिसीव्ड होगी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हमने जो कल डिस्कस किया था, हमने आपको यही देखा था, उसमें मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि हमें निकालना क्या है, हमें एग्जेम्पशंस निकालनी है कि मुझे कितने की छूट मिलेगी, यानी कि मुझे कितनी छूट पे टैक्स पे नहीं करना, यानी कि जितनी अमाउंट की मुझे छूट मिलेगी तो उस पे मुझे क्या टैक्स पे नहीं करना। सो एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के द्वारा कौन कौन से एम्प्लॉयज जो उसमें कवर्ड हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए हैं। अब हम इसकी एग्जेम्पशन देखते हैं कि हमें यानी कि टैक्स में से कितना पे नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, 15 डेज सैलरी,
ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें 15 दिन की उनकी सैलरी निकालनी है। अब आपको निकालना होगा कि कौन से मेथड से हमें निकालनी है। देखो ये जो इसका ए पार्ट है निकालना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका ए पार्ट निकालना है। 15 डेज सैलरी, हम ये 15 दिन की सैलरी कब और कौन सी वाली निकालेंगे, जब उसने नौकरी करना शुरू किया तब वाली सैलरी निकालेंगे, कि या जब उसका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, हम वाकई यानी कि तो उस टाइम की सैलरी निकालेंगे। तब हम इसमें कौन सी सैलरी निकालेंगे, ये आपकी बुक में मेंशन है, लिखा हुआ है, ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन द सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा है, लास्ट सैलरी लास्ट ड्रॉन, यानी कि आपने रिटायरमेंट के टाइम पर, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर आओगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपने यानी कि कम में लगोगे, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो आपकी सैलरी लास्ट जो आपने ड्रॉ की है रिटायरमेंट के टाइम पर, जो आपकी सैलरी बेस्ड है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए जो लास्ट सैलरी ड्रॉन है उसके ऊपर बेस्ड है आपकी 15 डेज सैलरी, यानी कि 15 दिन की सैलरी हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अभी न्यूमेरिकल आएगा, मैं उसमें आपको समझाती हूँ कि हमें उसमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर लिखा है और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 6 मंथ, मान लीजिए आप रिटायरमेंट आपने उस कंपनी को अपने 20 साल, ठीक है, या फिर 20 साल 10 महीने दिए हैं, तो इस केस में आपके पास जो एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो आपके पास 20 ईयर्स हो गया। वो जो आपके पास क्या है 10 मंथ्स हैं, ठीक है, 10 महीने हैं, तो वो जो, क्योंकि 10 महीने आपके यानी कि 6 मंथ से क्या है ज्यादा है, अगर वो आपका 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसे कंप्लीटली 1 साल मानते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि अगर आपका 6 मंथ से ज्यादा है तो हम उसे पूरा 1 साल मानेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम जो थर्ड पॉइंट कवर करेंगे ना, कि जिसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर है, यानी कि उनका एम्प्लॉयर जो है, जो गवर्नमेंट ने अलग से ग्रेचुटी का एक्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हमें यही निकालना है। इट मीन्स उस केस में हमें यहाँ पे 6 मंथ से ज्यादा, अगर आपने वहां पे 20 साल 10 महीने या फिर 7 महीने 8 महीने की भी सर्विसेज दी हैं तो वो आपका 21 साल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास थर्ड पॉइंट में कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता, तो उस केस में आपका जो 20 साल है वो आपका 20 साल ही होगा। ठीक है, सो एनी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय covered by the payment of gratuity act 1972 is exempt from tax to the extent given below. Number 1, 15 days salary based on the salary last drawn। आपको सबसे पहले ये last drawn का मतलब समझ में आया, ठीक है, कि जो लास्ट सैलरी जो लास्ट ड्रॉन की गई है उस पे बेस्ड 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब है सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, 20 लाख, यानी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 2000 यानी कि 2018 मार्च तक ये आपकी लिमिट 10 लाख तक की लिमिट थी, लेकिन अब आपकी लिमिट कितनी हो गई है, 20 लाख। गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके 20 लाख लिमिट कर दी है। ठीक है, और आपके पास जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखा है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, कि ग्रेचुटी की वो अमाउंट जो कि एक्चुअली रिसीव्ड की गई है। मान लीजिए आपने ग्रेचुटी की अमाउंट कितनी रिसीव की है, आपने ग्रेचुटी की अमाउंट रिसीव की है
6 लाख, मान लीजिए आपको 6 लाख रुपए मिले हैं जब आप रिटायरमेंट के हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आपको 6 लाख रुपए है या फिर आपको 10 मिले हैं, जितनी भी आपकी अमाउंट है वो आपको इस थर्ड पॉइंट में लिख देनी है। सेकंड पॉइंट भी आपका सेम रहेगा कि जो कि आपका कितना है 20 लाख है, यानी कि जो कि आपका 20 लाख है। अब आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट में हमें इसे कंप्यूट करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास 15 दिन से ना तो एक दिन ज्यादा और ना ही एक दिन कम होना चाहिए। सो 6 मंथ से ज्यादा में आपके पास जो भी एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, जिसमें जो भी लास्ट सैलरी ड्रॉन की गई है, ठीक है, एक तो आपको रिटायरमेंट के टाइम की सैलरी लेनी है और हमें वहां पे 15 डेज की सैलरी लेनी है, ठीक है, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है कितना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। अब मेन चीज इसमें हमें और क्या ध्यान रखनी है, ये जो नोट्स गिवन है हमें इसे प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास ये जो नोट्स में हम हैं, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि विच एवर इज द लीस्ट ऑफ द अबव थ्री, ठीक है, इनमें से कौन सा क्या होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट में से आपके पास जो अमाउंट सबसे कम आएगी, ठीक है, चाहे वो आपका थर्ड पॉइंट की अमाउंट हो, चाहे आपकी सेकंड पॉइंट की अमाउंट हो, चाहे आपकी फर्स्ट पॉइंट की है, इन तीनों में से जो भी आपकी सबसे लीस्ट अमाउंट आएगी, जो भी सबसे आपकी सबसे कम अमाउंट आएगी, उस पे क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारी एग्जेम्पशन कैलकुलेट की जाएंगी। और ये ध्यान रखना, आई हैव रिटर्न हियर, कि यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ जो वर्ड लिखा है ना सैलरी, जब हमने सैलरी का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि इसका मतलब ये है, इन पॉइंट्स का मतलब ये है। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक है। तो यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, ठीक है, कि इतनी बेसिक सैलरी है प्लस कर दो डियरनेस अलाउंस, ठीक है, आपको कोई भी, ठीक है, महंगाई भत्ता मिलता है, डीए मिलेगा, वो भी आपका इसी में ही इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से देखिए और सेकंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको यही वाला पॉइंट समझाया था कि 6 मंथ से ज्यादा है, चाहे वो 7 मंथ है, चाहे वो 10 मंथ है, हम इसे पूरा 1 ईयर कंप्यूट कर देते हैं। अगर वो 6 मंथ से क्या होगा, कम होगा, तो हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 इसमें, द सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन सैलरी एज ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यही आपको बताया कि क्या वर्ड लिखा है, बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, क्या करते हैं वो करते हैं कि आपके पास, ठीक है, रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट में से आपने जो डीए हो गया, ठीक है, कभी उसको डीए को नहीं लेते, तो अभी वो डीए के साथ साथ बोनस भी ले लेते हैं, कमीशन भी ले लेते हैं, नहीं, आपको यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया है क्या, क्या सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ही रिसीव होगा, बाकी का कोई बोनस है, कोई भी कमीशन है, कोई भी अदर अलाउंसेस है, या कोई भी ओवर टाइम वेजेस है, वो आपके कुछ भी रिसीव नहीं होंगे, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो नंबर 1, सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस सैलरी एज ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा जो सैलरी ड्रॉन की गई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर, ठीक है, यानी कि अभी उसके टाइम पर। फिर क्या लिखा है कि बट एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन, ठीक है, बोनस कौन सा है, कमीशन कौन सा है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा। आपको समझ आया या नहीं, कोई डाउट है इस पॉइंट में, ठीक है। सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन सैलरी एज ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्लस डियरनेस
allowance but excluding bonus, commission, overtime wages and all other allowances। ठीक है, कोई भी बोनस है, कोई भी कमीशन है, कोई भी ओवर टाइम वेजेस है, ऑल अदर जितने भी अलाउंसेस है, ये प्लीज इसे अंडरलाइन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये एक्सक्लूड है। आपका खाली बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ही आएगा। ठीक है, सैलरी ऑफ 15 डेज विल बी कैलकुलेटेड बाय, देखो आपके पास क्या है, एक प्राइवेट एम्प्लॉयज में उनको जो नुकसान है वो सिंपल इतना नुकसान है कि वहां पर जो एक महीने में ठीक है 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन उनके लिए वो जो 4 दिन जो वो छुट्टी होती है ना, वो उनको साइड में रख दिए जाते हैं। ठीक है, उनको उनको यानी कि कुछ कुछ क्या करते हैं, उनको अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं उनके, बाकी में जो 26 है हमें 26 से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर कोई भी आप उसकी वो सैलरी निकालोगे, उसकी 26 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर आपको 15 डेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सैलरी ऑफ 15 डेज विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय 26, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पे आइए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अगर हमें सर्विस की लेंथ को डिटरमाइन करना है, सर्विस के पीरियड को जो कि 6 महीने से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अगर 6 मंथ से क्या है, एक्सेस है, शैल बी टेकन एज अ 1 फुल ईयर, हमें उसे कंप्लीट 1 साल, 1 फुल ईयर उसे हमें पूरा लेना है। बट इफ द पीरियड ऑफ सर्विस इज 6 मंथ और लेस, ठीक है, वही आपको बताया था कि अगर वो जैसे 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 6 महीने से अगर 1 दिन भी ज्यादा है तो आप उसे कंप्लीटली 1 साल मान लेंगे। अगर 6 महीने या उससे क्या है, कम है, उससे लेस है, तो हमें उसे क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इट शैल बी इग्नोर, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। क्लियर हुआ इतना? अभी तक हमने ग्रेचुइटी का सिर्फ वो वाला पॉइंट कवर किया है। एक पॉइंट तो कौन सा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पॉइंट था, कि जिससे हमें यानी कि क्या है, एग्जेम्प्ट है आपके पास, आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स पे नहीं करना, कंप्लीटली क्या है, एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है। लेकिन सेकंड पॉइंट के केस में आपके पास अगर एक आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर होगा, उसमें आपका डिफरेंट क्या है, कैलकुलेशन है। और एक हमारे पास कैलकुलेशन होगी कौन सी, थर्ड वाले पॉइंट्स की, कि जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हमारा कवर्ड नहीं है। ठीक है, एक बार हम न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं। एक बार आप जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला है कि कैसे कैसे हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, हमें किस टाइप से कंप्यूट करना होगा। तो यहाँ देखो, ए रिसीव्स 5,40,000 एज ग्रेचुइटी इन अकॉर्डेंस विद द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या लिखा है कि ए रिसीव 5,40,000 एज अ ग्रेचुइटी। सबसे पहले कि ए को, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग हिसाब से उन्हें 5,40,000 रुपए मिले हैं। तो सेम जो अमाउंट उन्होंने रिसीव की है वैसी की वैसी अमाउंट हमने थर्ड पॉइंट में डाल दी। तो हमने 5,40,000 की जो अमाउंट थी वो हमने थर्ड पॉइंट में सेम एज इट इज लिख दी। बाकी सेकंड पॉइंट में भी जो 20 लाख है, ये हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट हमारी सेट कर दी है, तो ये भी हमारी चेंज नहीं होगी। स्टार्टिंग में ये लिमिट 10 लाख की थी, अब ये लिमिट 20 लाख की हो गई है। क्लियर? ही रिटायर्ड ऑन 31/12/2018, यानी कि वो 31/12/2018 में रिटायर्ड हुआ।
आफ्टर अ सर्विस ऑफ 20 ईयर्स 9 मंथ, यानी कि 20 ईयर्स, अब ये 9 मंथ्स आपके 6 महीने से ज्यादा हैं, तो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है, कवर किया है, तो इसीलिए हम इन्हें 20+1 यानी 21 ईयर्स इंक्लूड कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ हमने 21 ईयर्स से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने 21 ईयर्स लिया। अब एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट के समय में ही वॉज ड्रॉइंग, बेसिक सैलरी है यानी कि पर मंथ, इसका मतलब कि हमें रिटायरमेंट के टाइम वाले ही चाहिएगी। यस, हमें रिटायरमेंट के टाइम की सैलरी लेनी है, जब ज्वाइन किया है हमें वो सैलरी से कोई मतलब नहीं है। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग द बेसिक सैलरी कितनी है 20,800 प्लस डियरनेस अलाउंस कितना है 10,400। हमें यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस भी गिवन है, लेकिन हमें हाउस रेंट अलाउंसेस को इसमें इंक्लूड नहीं करना, यानी 20,800 ये प्लस 10,400, ये दोनों मैंने इसमें क्या कर दिए, यही दोनों इसमें ऐड होंगे, तो ये आपके पास यानी कि एक महीने की सैलरी निकल गई है। तो ये एक महीने की सैलरी को यहाँ मुझे 30 से नहीं डिवाइड करना, 26 से डिवाइड करना है, इतना ध्यान रखना। 26 से डिवाइड होगा और ये फिर आपका एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, तो फिर हमें उसको 15 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे 15 डेज की सैलरी निकालनी है। वो मेरी 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई है कितनी, 18,000। प्लीज रिमेम्बर, मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कौन सी अमाउंट कैसे आएगी। हमने 20,800 क्यों लिया, 10,400 क्यों लिया, हमने 3600 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल रूल को देखना है, आपको ग्रेचुटी के फॉर्मूले को देखना है कि उसको उसके फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, कैसे निकालना है, सब कुछ इजीली निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछिए अगर कोई डाउट है किसी को, नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं, ठीक है, देखो मैम क्या लिखा है हमारे, हाँ जी बोलिए। मैम 18,000 को फिर 21 से क्यों इंटू किया? 18,000, हाँ आपने ठीक बोला, 18,000 आपका 15 दिन की सैलरी निकली है खाली, 18,000 आपकी खाली 15 दिन की सैलरी है, हमने ओके उसे मैम। निकाली है 20, जितने साल उसने वहां पे इनकी एम्प्लॉयर के सामने इतने साल वर्क किया, सर्विस दी। देखो फॉर्मूले में देखो क्या लिखा है, ये मैं कोई अपने मेथड से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, जो हमें बुक में गिवन है हमें उसी फॉर्मूले को लगाना है। क्या लिखा है, 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। हमने हर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के लिए, क्योंकि हम ये उसका पूरा जिंदगी भर का निकाल रहे हैं अमाउंट, कि उसने अपने रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयर को जितना भी उसने क्या किया, वर्क किया, वो सारी अमाउंट निकलेगी, तो हम उसकी 15 डेज की सैलरी के बेसिस पे ना निकालेंगे। आप अपने आप बताओ, क्या हम उसकी 15 डेज के हिसाब से निकालेंगे, नहीं, 15 डेज का तो हमने निकाला, फिर हमने उसको 21 से दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके मैम। ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो 15 दिन की जो सैलरी होती है, अगर आपका एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी एक्ट के अंडर वर्क किया है, तो आपके 15 दिन की सैलरी साल भर में आपको मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन वो आपको कब दी जाती है, आपने बीच में नौकरी छोड़ दी तब नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको दी जाएगी आपके रिटायरमेंट के टाइम पर, और वो अमाउंट इकट्ठी होती रहती है। आपने 21 साल तक कंपनी को सर्व किया, ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया, तो 15 डेज सैलरी निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। समझ में आया ये अमाउंट यस कैसे मैम। आई है, 78,000। अब ये देखो, ये भी मैंने आपको बताया कि हम इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस को क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एचआरए मेरा इंक्लूड नहीं होगा, मेरा सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए ही इंक्लूड होगा।
हमें फर्स्ट पॉइंट में क्लियरली विजिबल है कि मेरे पास डीए और यानी कि सैलरी, बेसिक सैलरी ही आएगी, और मैंने वहां आपको लिख भी दिया है। इसके लिए तो सिर्फ आपको ये लर्न करना है, समझना है, ठीक है। बोनस, कमीशन, ओवर टाइम वेजेस, ऑल अदर अलाउंसेस हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मैम ये डीए हमें क्यों दिया जाता है, ये होता क्या है? डीए होता है महंगाई भत्ता। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई भी एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, उन्हें भी मिलता है कि जैसे थोड़े टाइम बाद से क्या होती है कि हमारी जो मतलब वस्तु होती है, खाने की हो गई है, कपड़े, ये सब कुछ धीरे धीरे इनके जो प्राइस होते हैं, रेट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। तो फिर ये आपको, ठीक है, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपको फिर डीए देती है, डीएनएस अलाउंस देती है। तो ये आपका है डीएनएस अलाउंस, ठीक है। सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा। बाकी आपका कोई भी जो बोनस है, कमीशन है, ओवर टाइम वेजेस है, ऑल अदर अलाउंसेस हैं, वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। पूछिए, और कोई डाउट? हो गए सबके क्लियर? आगे बढ़ू? यस सर। अरे पूछो, कुछ तो जवाब दो ना, हाँ ना ना। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझा दिया, तो कितना हो गया, 3,78,000। सेकेंड पॉइंट 20 लाख, ये हमारी लिमिट फिक्स है। और जो थर्ड पॉइंट है, ये ग्रेचुइटी हमारी एक्चुअली में कितनी रिसीव की गई है। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, इन तीनों में से सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे कम है, यानी कि 3,78,000। ध्यान रखना, गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामेशन नहीं देती, हमेशा लीस्ट एग्जामेशन देती है। यानी कि मैंने ग्रेचुइटी रिसीव की थी 5,40,000, इसमें से 3,78,000 की क्या हो गई, एग्जामेशन हो गई। ये मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो ये मेरी एग्जामेशन थी। तो 5,40,000 में से ये एग्जामेशन माइनस करके, यानी 1,62,000 का मेरे पास क्या निकल के आया, टैक्स निकल के आया। क्लियर हुआ? तो यानी कि मुझे 1,62,000 पर अपना ग्रेचुइटी का टैक्स पे करना है। बताइए समझ आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेन हम ये सारे फॉर्मूले एग्जाम्शन के स्टडी कर रहे हैं, तो जो अमाउंट मैंने रिसीव की उसमें से एग्जाम्शन हम माइनस कर देंगे, तो ये जो ग्रेचुइटी की ये अमाउंट हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। इट मीन्स कि हमें इतने अमाउंट पे फिर टैक्स पे करना है, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं। पहले बताओ, समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। और तो कोई डाउट नहीं है? No. ओके।